बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चूँकि हमारे पास अभी टाइम कम है और पेपर नज़दीक आ रहे हैं, तो हमने ये किया है कि हम पूरे चैप्टर्स को एक शॉर्ट वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो आज का हमारे पास जिस चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स, जो चैप्टर नंबर 20 ऑफ सेकेंड ईयर है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और MCQs के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को हम डिस्कस कर लें। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और इन चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स के डिकेज़ देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिशन फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम फिर एट द एंड बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एटम की तरफ। तो एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स हमारे पास बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स वो ज़्यादा है। उसके अलावा जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हायर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो MCQs में भी समटाइम ये भी आ जाता है। तो अगर आ जाए मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सेम एलिमेंट्स में सेम उनका हमारे पास चार्ज होता है और डिफरेंट उनका क्या होता है, मास नंबर होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वो बेसिकली इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो क्या करता है उन एलिमेंट्स को मूव कराता है। फिर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, डिफरेंट जिनके मैसेज कम होते हैं उनका सर्कल कम होता है, जिनके मैसेज ज़्यादा होते हैं वो उनका सर्कल वो बड़ा बनाते हैं। तो उससे हमें क्या हो जाता है, वो स्पेक्ट्रोमीटर पे डिफरेंट पॉइंट पे जाके हिट करते हैं। तो वहाँ पे हम उनको डिफरेंट मैसेज वाले एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जब ये सेपरेट होते हैं तो इनका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब ये एक न्यूक्लियस की फार्मेशन करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि जब हम दो मैसेज को यानी मास ऑफ प्रोटॉन को या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कोई भी हमारे पास पार्टिकल है उनको जब हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो उनके जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उस रिपेल्शन को हम ओवरकम करने के लिए वो जो दो एटम्स होते हैं वो उस रिपेल्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। मीन कि वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो मास की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो वो जो मास कम हो जाता है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये बेसिकली वो एनर्जी होती है जो दो एटम्स को आपस में कंबाइन किए रखती है या उनको तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। तो सिंपली जो मास डिफेक्ट का आंसर आता है उसको अगर आप C² से मल्टीप्लाई कर दें यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के डिके होते हैं जिसमें हमारे पास अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है और गैमा डिके है। अब जो अल्फ़ा डिके है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो चार्ज नंबर है वो 2 टाइम्स कम हो जाता है और मास नंबर 4 टाइम्स कम हो जाता है। अब जो बीटा डिके है, अगर आपके पास बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, आपके पास चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो गैमा डिके होता है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता, वो हमेशा अल्फ़ा और बीटा डिके जब होते हैं तो उसके बाद एटम्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास एनर्जी इमिट होती है और वो जो एनर्जी होती है उसको हम गैमा रेज कहते हैं। इसमें हमारे पास चार्ज नंबर और मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मीन ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है, और एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं ये एक रैंडम प्रोसेस है। उसके बाद एक्टिविटी का मेन जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो यूनिट पूछ लेते हैं। तो इसका बेसिकली 2 यूनिट हैं, एक क्यूरी और एक है बेक्यूरेल। तो जो हमारे पास 1 क्यूरी है वो है 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरेल। अब जो उसके बाद आते हैं हम ये जो रेडिएशंस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारे पास जो सबसे हाईली पेंट्रेटिंग मटेरियल्स हैं जिनको हम प्रोजेक्टाइल्स भी कहते हैं वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स हैं। असल में न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब न्यूट्रॉन्स को हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी
मटेरियल के ऊपर, तो चूँकि उसको कोई कूलम बैरियर को फेस नहीं करना पड़ता। जैसे एक न्यूट्रॉन है, वो जब किसी एक एटम के पास से गुजरेगा तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ऊपर कोई उसको एक कूलम वो जो बैरियर है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो मोस्ट आयोनाइजेशन करते हैं पार्टिकल्स वो होते हैं अल्फ़ा। क्योंकि उनका मैस ज़्यादा होता है। तो सिंपल आप इस तरह ये याद रखें कि जो जिनका मैस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं जो इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा और गैमा रेडिएशन होती हैं। जो फर्स्ट वन है आपकी बुक में वो है गीगर म्यूलर काउंटर। अब गीगर म्यूलर काउंटर के अंदर होता क्या है कि आप इसके अंदर बेसिकली ये एक ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास ये कैथोड है और ये क्या है एनोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर हम एक गैस को फिल कर देते हैं जिसको जो कि नियॉन गैस है, इनर्ट गैस है। इसको हम प्रिंसिपल गैस भी बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। तो जब अल्फ़ा रेडिएशन यहाँ से एंटर होती हैं, एक विंडो के थ्रू यहाँ से एंटर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इस प्रिंसिपल गैस यानी नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। जब वो आयोनाइजेशन होती है तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स एनोड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं तो सर्किट के अंदर क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और वो जो करंट होता है वो वो बेसिकली करंट जो है वो डिटेक्ट होता है काउंट्स की फॉर्म में, इसलिए इसको कहते हैं गीगर म्यूलर काउंटर। अच्छा, यहाँ आप दो इश्यूज आते हैं। आपको जैसे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले एनोड पे पहुंच जाता है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड पे जाएगा, कैथोड से दोबारा इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर न्यूट्रल होगा। तो तभी जब न्यू रेडिएशन आएंगी तो तभी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो दोबारा उनको आयनाइज करेंगी। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले पहुंच जाता है एनोड पे, लेकिन ये जो आयन है ये चूँकि स्लो, इसका मैस ज़्यादा है तो ये स्लोली मूव करता है, तो ये काफ़ी देर बाद पहुंचता है कैथोड पे, और कैथोड पे पहुंचेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा तब न्यूट्रल होगा, तभी न्यू आने वाली जो रेडिएशंस हैं तभी वो फर्दर उसको प्रोवाइड होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तभी वो उनको आयोनाइज कर सकेंगी। तो अगर ये वहाँ तक पहुँचता ही, वहाँ तक ये जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड पर पहुँचने में ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब जब ज़्यादा टाइम लेगा तो उसी टाइम में और रेडिएशन अंदर एंटर होंगी। चूँकि अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो रेडिएशंस काउंट ही नहीं होंगी, फर्दर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगी ही नहीं, फर्दर आयन्स उधर जाएंगी ही नहीं, तो वो रेडिएशंस काउंट ही नहीं होंगी। इसको कहते हैं डेड टाइम ऑफ गीगर म्यूलर काउंटर, कि ये उसका डेड टाइम है जो बेसिकली एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कितना होता है, वो है 200 माइक्रोसेकेंड। कितना डेड टाइम है कि इस टाइम के अंदर अगर कोई रेडिएशन और इंटर हो रही है तो वो ये इसको काउंट ही नहीं करेगा। अच्छा, अब उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्विंचिंग गैस यूज़ की जाती है। क्विंचिंग गैस मोस्टली यूज़ करते हैं वो ब्रोमीन करते हैं। क्यों ब्रोमीन क्यों करते हैं यूज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली ब्रोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। मीन कि जो ही इसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे, रेडिएशन फॉल कराएंगे तो ये फ़ौरन आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव आयन में और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो ही रेडिएशंस के ऊपर फॉल कराते हैं हम तो ये पहले आयोनाइज हो जाएगी, कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस। तो ब्रोमीन गैस फ़ौरन आयोनाइज हो जाएगी और ये किधर मूव करना स्टार्ट कर देगी, कैथोड की तरफ। और दूसरा, ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन लविंग गैस भी कहते हैं। मीन कि ये दूर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेती है। तो ब्रोमीन जब इधर से मूव करेगी तो पहली बात कि जल्दी आयोनाइज हो जाएगी और फ़ौरन ही कैथोड पे पहुंचने से पहले ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। तो उससे होगा क्या कि अब एज़ कम्पेयर टू नियॉन, ब्रोमीन पहले पहुंच जाएगी वहाँ पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेके दोबारा न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, और दोबारा फिर जब रेडिएशन आएंगी तो वो दोबारा उस न्यूट्रल जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको दोबारा आयोनाइज करेंगी। तो इस तरह हमारे पास वो डेड टाइम वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक और इशू आ जाता है, वो हमारे पास है सुपीरियस काउंट। सुपीरियस काउंट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास ये नियॉन के एटम्स, नियॉन्स के जो आयन्स हैं वो जब जाएंगे कैथोड पे तो उनके पास काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब वो कैथोड पे जाके हिट करते हैं, ये आयन्स कैथोड पे जाके जब हिट करते हैं तो कैथोड से फर्दर इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब रेडिएशन बाहर से आ ही अगर ना रही हो और फर्दर इलेक्ट्रॉन और इमिट हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन भी वो काउंट हो जाएंगे। तो इस वजह से सुपीरियस काउंट मीन के रेडिएशंस की वजह से नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर वैसे ही कहीं से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी यही ब्रोमीन गैस हेल्प आउट करती है। कैसे कि जब ब्रोमीन गैस को हम इसके अंदर डाल देंगे तो होगा क्या कि जो नियॉन के एटम्स हैं, अब नियॉन के एटम्स
जब मूव करेंगे तो वो ब्रोमीन के एटम्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो कैथोड पे जब पहुँचेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो जो कैथोड पे हिट करेंगे तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव नहीं करवा सकेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स नियॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो नियॉन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली नियॉन के मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी ब्रोमीन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उस एनर्जी को एज अ डिसोसिएशन एनर्जी के लेते हैं। मीन के अपने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने एटम्स में डिसोसिएट हो जाते हैं ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स, तो और दोबारा वो डिसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मेनली ये चीज़ थी कि क्विंचिंग गैस क्या करती है, तो क्विंचिंग गैस हेल्प टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन आयंस। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन आते हैं तो उनका पाथ कैसा होता है। बेसिकली अल्फ़ा रेडिएशन कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं और जो बीटा रेडिएशन होती हैं उनका पाथ कंटिन्यूस नहीं होता, वो और बेसिकली कंटिन्यूस नहीं होता। और जो हमारे पास गैमा रेडिएशन होती हैं उनका कोई ख़ास पाथ नहीं होता, वो इस तरह कोई ख़ास इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गीगर म्यूलर काउंटर होता है हमारे पास, उसका एक इशू है कि उसके अंदर एक डेड टाइम होता है। मीन उस टाइम में जस्ट सिंपली ये फास्ट काउंटिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो फिर हमारे पास एक और डिटेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये आप चैप्टर नंबर 16 में भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली एक पीएन जंक्शन होता है। अब ये पीएन जंक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास रेडिएशन आएंगी वो डिप्लीशन रीजन के अंदर स्ट्राइक करेंगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर क्रिएट करेंगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होंगे वो जब एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव करेंगे तो वहाँ हमें करंट की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से सराउंडिंग से रेडिएशन एंटर हो रही हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीएन जंक्शन होता है ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किस कंडीशन में वर्क करता है। तो ये हमेशा रिवर्स बाइस कंडीशन में वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट होता है वो काफ़ी हाई करंट यानी मिली एम्प्स के अंदर करंट फ्लो करता है, तो फॉरवर्ड बाइस में वैसे ही करंट फ्लो कर रहा होता है, रूम टेम्परेचर पे भी माइन्यूट करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब रेडिएशंस एंटर होंगी तो उसके अंदर करंट इंक्रीज़ होगा, लेकिन उस इंक्रीज़ इन करंट वो इतना माइन्यूट होगा कि उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जो रिवर्स बाइस होता है, रिवर्स बाइस के अंदर डायोड में कोई, अगर आइडियल डायोड है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। हाँ, अगर आइडियल नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत लीकेज करंट हो सकता है, लेकिन मेनली रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कराते हैं, इस डिटेक्टर के ऊपर हम फॉल कराते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के ऊपर, तो वो हमें रिवर्स बाइस में भी करंट देता है। अब जो रिवर्स बाइस में करंट दे रहा है तो वो करंट इतना होता है कि हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, अब सारे का सारा करंट रेडिएशंस की वजह से ही फ्लो कर रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग में आ सकता है, ये पूरा टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मेनली जो फ्यूल के तौर पे चीज़ यूज़ होती है। बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को जला रहे होते हैं और वहाँ से एनर्जी ले रहे होते हैं। जैसे आप घरों में ये करते हैं कि आग जलाते हैं, आग जलाने उससे फिर आप क्या करते हैं, आप यूज़फुल मतलब कुकिंग करते हैं, तो ये एक यूज़फुल काम है। तो क्या होता है कि उसमें भी आप कोई ना कोई फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एक मीथेन गैस है उसका फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और इस तरह थोरियम और प्लूटोनियम आप क्या करते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। मेनली जो हमारे पास सबसे इनरिच्ड जो है वो है यूरेनियम 235 और जो यूरेनियम 238 है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता ये है कि हम न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं इस फ्यूल के ऊपर यानी यूरेनियम के ऊपर। तो जब न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इस यूरेनियम के ऊपर फॉल करते हैं तो वहाँ से हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में एनर्जी भी इमिट हो रही होती है। अब जो वो एनर्जी होती है, अब जब एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के ऊपर हम फॉल कराते हैं तो फर्दर बेरियम क्रिप्टॉन के साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और साथ में 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब जो 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं।
अब फिशन रिएक्शन के लिए हमें जो न्यूट्रॉन चाहिए वो बेसिकली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे अब वो फर्दर फिशन रिएक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूरेटर को यूज़ करते हैं। मॉड्यूरेटर में बेसिकली हम मोस्टली हैवी वाटर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है। तो जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो होती है तो फिर वो न्यूट्रॉन स्लो हो जाते हैं और उन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, फर्दर रिएक्शंस को, फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और भी इशू होता है। एक और इशू ये होता है कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आउटपुट पे, वो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स रिएक्ट करेंगे तो 9 हो जाएंगे, फिर 27 हो जाएंगे। लेकिन हमें फर्दर सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन चाहिए फिशन रिएक्शन को कंट्रोल हालत में रखने के लिए। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो गए तो वो अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। तो वो कंट्रोल रिएक्शन, उसको कंट्रोल करने के हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट रॉड यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट रॉड क्या करते हैं, उसको हम कंटिन्यूसली इंसर्ट करते रहते हैं, फिर आउट लेके जाते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, फिर आउट लेके जाते हैं। जब हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद को कम करना हो तो हम ग्रेफाइट रॉड को इन्वर्ट करते हैं उस रिएक्टर के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो रिएक्शन है बड़ा स्लो हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दोबारा ग्रेफाइट रॉड को बाहर निकाल लेते हैं ताकि अब दोबारा फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो और रिएक्शन दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, जो मैं इधर लिखना मुझे याद नहीं रहा, वो बेसिकली मैसेज होते हैं। एक ख़ास किस्म का मैस रिक्वायर्ड होता है फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो आपके पास मैस नहीं है तो फिशन रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, और उस मैस को कहते हैं क्रिटिकल मैस। अगर उस मैस से कम हो मैस तो उसको कहते हैं सब क्रिटिकल मैस, तब भी आपका फिशन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। अगर आपके पास उस क्रिटिकल मैस से मैस ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल मैस, तो फिर आपके पास जो फिशन रिएक्शन होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा। अब हमारे पास थर्मल 2 किस्म के रिएक्टर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मल रिएक्टर, एक को हम कहते हैं फास्ट रिएक्टर। जो थर्मल रिएक्टर होता है वो बेसिकली यही रिएक्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फ्यूल जो है वो यूरेनियम 235 यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। उसमें हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है वो है प्रेशराइज वाटर, जो आजकल मोस्टली मेन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी ये रिएक्टर यूज़ हो रहे हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि वाटर को एक हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे भी बॉयल नहीं करता। तो मेनली अब ये बेसिकली वो प्रेशराइज वाटर जो है ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद फास्ट रिएक्टर्स होते हैं। फास्ट रिएक्टर में जो हमारे पास फ्यूल यूज़ होता है वो बेसिकली प्लूटोनियम होता है। अब होता क्या है कि जब न्यूट्रॉन्स को हम यूरेनियम 238, जो पहले वाला रिएक्टर था थर्मल रिएक्टर, उसमें यूरेनियम 235 पे हम फॉल कराते थे। इसमें फास्ट रिएक्टर में हम यूरेनियम 238 के ऊपर जब न्यूट्रॉन को फॉल कराते हैं तो वहाँ से हमारे पास प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है। और वो जो प्लूटोनियम होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे भी फिशन रिएक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं कि हम फिशन प्रोसेस को ना इधर हम जो आप हमारी अर्थ है यहाँ पे हम उसको नहीं अचीव कर सकते, या नॉर्मल कंडीशन में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। बेसिकली फिशन रिएक्शन में ये होता है, फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है कि हम 2 न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियाई के जो सराउंडिंग है यानी उसके इर्द गिर्द है वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब आप 2 एटम्स को आपस में करीब फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम करने के लिए जो 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं उनके पास बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए, हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। और वो हाई काइनेटिक एनर्जी हमें हाई टेम्परेचर से मिलती है, और वो हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6 × 10⁷ केल्विन होना चाहिए, जो हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली सूरज के ऊपर ये इस तरह होता है। उसके अलावा हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी वगैरह चाहिए। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हम फ्यूजन जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन बम है वो भी इसकी एक टाइप है, लेकिन वो मेनली जो फ्यूजन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल है, वो ज़्यादातर स्टार्स में ज़्यादातर होता है। अब फ्यूजन प्रोसेस भी 2 किस्म के हैं, एक में है प्रोटॉन साइकिल और दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। एट द एंड प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं और हीलियम एटम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। एट द एंड प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोटॉन साइकिल जो है ये हमेशा सन कोर यानी जहाँ पे सूरज होता है, जहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, ये वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है और आपको क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसके अलावा एक और साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ये भी फ्यूजन प्रोसेस का एक बेसिकली साइकिल है।
लेकिन ये जो है ना, ये उन स्टार्स में होता है जो सूरज से ज़्यादा मैसिव है, और ये रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है। लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे, लो टेम्परेचर का मतलब है रिलेटिव टू सन, सूरज की कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस हो सकता है। और इसमें जो ये MCQs आ सकता है कि कार्बन को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास बेसिक फोर्सेस होती हैं जो नेचर के अंदर होती हैं। एक हमारे पास फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो क्या काम करती है, वो नॉर्मली हमारे जहन में ये क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो उनको तो उससे बाहर आ जाना चाहिए न्यूक्लियस को, क्योंकि रिपल्शन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये उन न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करके रखती है, और ये फोर्स किन पार्टिकल की वजह से होती है, उनको कहते हैं ग्लूऑन्स। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें सारे ये कहीं से भी MCQs आ सकते हैं, इसमें बड़ी मेन चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज बहुत थोड़ी होती है। आप इसकी रेंज सिर्फ इतनी होती है कि ये न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करके रख सकती है। ये हमें हमारे पास बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन वहाँ तक भी ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका सिर्फ इफेक्ट जो होता है वो 1 फर्मी तक होता है, मीन कि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ 1, ये बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ ले रहे हैं, इसकी हम 1 ले रहे हैं। अब इसके कंपैरिजन में देखेंगे कि बाकियों की कितनी है। उसके बाद हमारे पास एक और फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल के दरमियान होती है, और जिस फोर्स की मेन रीज़न जो पार्टिकल्स हैं वो हैं फोटॉन। और ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसकी रेंज इन्फिनिट है, ये इन्फिनिट इसकी रेंज है। और ये इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये 1/137 ऑलमोस्ट 10⁻² टाइम्स एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और फोर्स आती है जिसको हम वीक फोर्स कहते हैं। जो वीक फोर्स होती है ये बेसिकली जो पार्टिकल्स में पाई, जिसमें लेप्टॉन्स वगैरह होते हैं, वो उनमें बेसिकली वीक फोर्स पाई जाती है। और वीक फोर्स की वजह जो है वो बोज़ॉन्स हैं, जिसमें W+ बोज़ॉन्स भी हो सकते हैं, Z बोज़ॉन्स भी हो सकते हैं। इन पार्टिकल की वजह से वीक फोर्स होती है, और इसकी रेंज है 10⁻18 मीटर, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 10⁻6। अच्छा, अब जो अल्फा डिके हमारे पास होता है, बीटा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो डिकेज होते हैं वो बेसिकली इस वीक फोर्स की वजह से होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन पार्टिकल्स पे एक्ट करती है जिनका मैस होता है या जिनकी एनर्जी होती है। इसकी रेंज भी इन्फिनिट है, और इस फोर्स की जो मेन रीज़न जो पार्टिकल्स हैं वो हैं ग्रेविटॉन्स। और ये जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, 10⁻40। ये जो चीज़ है ना 10⁻40 इसकी स्ट्रेंथ, वो बेसिकली हम जो ज़मीन पर है ना, ये क्योंकि हमारी ज़मीन, अगर मैं इस पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर एक डॉट लगा दूँ तो हमारी ज़मीन शायद इससे भी कम हो एक पूरी यूनिवर्स का, तो इसी वजह से हम इसको इतना फील नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े आपस में ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में उन दोनों के दरमियान इस फोर्स को ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास हेड्रॉन्स हैं, ब्रेयॉन्स हैं। अब जो हेड्रॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। हेड्रॉन्स के अंदर ब्रेयॉन्स आ जाते हैं, और उसके अंदर क्या आ जाते हैं, फिर मीजॉन्स भी आ जाते हैं। अब ब्रेयॉन्स के अंदर मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ब्रेयॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मैस ऑफ प्रोटॉन्स से इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है, ये भी आ सकता है MCQ। और मीज़ान जो है ना, इनका मैस हमेशा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन के दरमियान ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मीज़ान ऐसे पार्टिकल। उसके बाद लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके दरमियान हमारे पास वीक फोर्स होती है। फिर आते हैं हमारे पास क्वार्क्स। अब स्टार्ट में ये कहा गया जी जो एटम है वो उसको नहीं तोड़ा जा सकता, फिर एटम को तोड़ा गया, फिर कहा गया जी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये कहा गया जी वो जो न्यूक्लियस है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, फिर न्यूक्लियस को भी तोड़ा गया, उसके अंदर एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। फिर ये ज्यूम किया जा रहा था कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, हालांकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, इनको भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास फिर ये क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिल के बनाते हैं। जो दो प्रोटॉन्स, दो क्वार्क, अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ये मिल के हमारे पास बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब अगर हमारे पास तीन क्वार्क्स हों तो वो हमारे पास बनाएंगे ब्रेयॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हमारे पास दो क्वार्क हैं, यानी एक क्वार्क और एक उसका एंटी क्वार्क, तो वो हमारे पास जो पार्टिकल बनाएंगे उनको कहेंगे मीज़ॉन। और जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं ना, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये हमारे पास जो क्वार्क्स हैं ना,
ये भी आपस में जुड़े होते हैं एक फोर्स के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं कलर फोर्स। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्बिक फोर्स के ज़रिए कंबाइन होते हैं, इसी तरह जो क्वार्क्स होते हैं ये आपस में कलर फोर्स की तरह कंबाइन होते हैं। वो कलर फोर्स ग्रीन, ब्लू, रेड ये होती है, और ये सारे जब आपस में इनको हम ऐड करते हैं तो इनका सम हमेशा ज़ीरो ही आता है। तो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर 20। इसी तरह हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 एक शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं क्या करूँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा।